सभी पेंशनर्स को मेरा नमस्कार। मैं मनोज स्वराजी। अप्रैल का महीना है, लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं और फोन आने के बाद उन्होंने लोग मुझसे पूछते हैं कि मनोज भाई क्या हुआ। अप्रैल के महीने में बहुत सारी बातें हो रही थी कि कोई कह रहा था कि जेल भरो आंदोलन है, कोई कह रहा था रेल रोको आंदोलन है, कोई कह रहा था कि हम आमरण अनशन करेंगे। अलग अलग तरह से बातें आ रही थी। तो क्या हुआ, क्या पेंशन पे कोई खुशखबरी आई थी? आपने भी मनोज भाई कहा था कि मर गई ईपीएस 95 और ईपीएस 26 आ गई, नई पेंशन आई है। तो नई पेंशन आई है तो वो कंपैटिबल है 4 लेबर कोड के। तो क्या पेंशन बढ़ गई है, क्या पेंशन बढ़ेगी? ये बहुत सारे लोगों को, अब क्योंकि कहीं से कोई न्यूज नहीं आ रही थी तो फिर बार बार मुझसे कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि वीडियो तो बनानी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको राह दिखानी पड़ेगी और आपसे बात करना इसलिए भी जरूरी है। मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूं, और क्योंकि पेंशन का मुद्दा तो है ही है, उसके साथ अन्य मुद्दों पर भी बात करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि पेंशन का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर आपसे आपको जो काले बादल हैं, जो कि कहते हैं ना, सूचनाओं के जो अंधकार के काले बादल हैं, या सूचना इस तरह से आ रही हैं, डिस्टॉर्टेड सूचनाएं आ रही हैं आपके पास, कहीं कुछ कोई बता रहा है, तो बार बार मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको सही पिक्चर दिखाऊं। क्योंकि आपको लगातार कोई यूट्यूबर कोई वीडियो डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, तो बीच बीच में मेरी भी जिम्मेवारी है कि 10 दिन में 5 दिन में एक वीडियो बना दूं, जिससे आपको वस्तु स्थिति पता चल जाए। क्योंकि आजकल तो छोटी मीडिया से लेके बड़ी मीडिया तक, प्रिंट मीडिया से लेके सैटेलाइट चैनल तक, सब ना सब पेंशन के मामले में कुछ ना कुछ आपको भरमा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आपको झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रांगली नहीं कहता कि भाई पेंशन नहीं बढ़ेगी या पेंशन बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। मैं असल में क्या घट रहा है और आपको क्या करना है, मैं उसकी बात करता हूँ। क्योंकि जब तक आप वो काम नहीं करेंगे, सरकार को अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक शायद आपका काम नहीं होगा। क्योंकि ये सरकार प्यार की भाषा नहीं समझ रही है, ये सरकार ताकत की भाषा समझ रही है। और ताकत क्या, आप बुजुर्ग लोग हैं तो आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत है आपका वोट। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में, और मैं ये भी बात करूंगा कि संसद में क्या हुआ अभी हाल फिलहाल, कैसे गर्मा गर्म बहस हुई, कैसे हमारे जो वित्त मंत्री को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और उन्हें आकर संसद में स्टेटमेंट देना पड़ा, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं संसद में क्या हुआ। तो संसद में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एमपीज को तो पता ही नहीं कि पेंशन की प्रॉब्लम क्या है। पेंशन की प्रॉब्लम कोई 10,000 बोल रहा है, पेंशन कोई 9,000 बोल रहा है। मतलब उन्होंने ढंग से अध्ययन भी नहीं किया। ऐसे ऐसे एमपीज हैं, पता नहीं कैसे वो पार्लियामेंट पहुंच गए, जिनको ईपीएस 95 पेंशन में और ओपीएस में, इनमें अंतर नहीं पता, एनपीएस में अंतर नहीं पता, कंट्रीब्यूटरी पेंशन क्या होती है और नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन क्या होती है, इसमें भी अंतर नहीं पता। कहने को वो एमपी है, लेकिन सवाल जब संसद में उठाते तो मजाक का पात्र बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एमपीज का आपने वीडियो देखा होगा कि उन्होंने सवाल कुछ और किया और समस्या कुछ और थी। तो भैया, जब आपकी समस्या ही ढंग से नहीं उठ रही है संसद में तो क्या होगा। लेकिन कुछ लोग जानकार लोग हैं संसद में, ऐसा नहीं कहूंगा कि सब लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो अगर मुद्दा उठ भी रहा है तो ऐसे लोग उठाने चल दिए कि भाई हम पेंशन का उठा के पेंशनर को अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि समस्या क्या है, रोग क्या है। नीम हकीम खतराए जान। तो अगर गलत तरह का डॉक्टर है तो फिर खतरे में जान आनी है। तो पेंशनर की जान तो पहले ही खतरे में है, सरकार कुछ दे नहीं रही है, और जिस तरह से ये एमपीज हैं, इनका जो हालचाल देखते हैं उससे मुश्किल हो जाती है। अब कहें शिव राज्य मंत्री, श्रम राज्य मंत्री थी, उनका नाम आपको शायद करांजले है, क्या है, वो श्रम राज्य मंत्री थी। उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया आपकी जो एनसीपी की, जो पहले एनसीपी थी पार्टी, अभी क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, ताई जी बोलते हैं जिनको हम। तो हमारे भाई बताएंगे, जो शरद पवार जी की बेटी है सुप्रिया सुले जी। सुप्रिया सुले जी ने काफी अच्छी उनको जानकारी है, तो उन्होंने एक सवाल उठाया, और उस सवाल में जो श्रम राज्य मंत्री थी वो उसका जवाब देने लगी। तो टेक्निकली वो सोच रही थी कि मैं बड़ा अच्छा जवाब दे रही हूँ और मैं इनको जीत लूंगी। लेकिन वहीं वित्त मंत्री भी बैठी हुई थी पास में, तो वित्त मंत्री ने समझ में आया कि अब ये फंसने वाली हैं,
जो सरकार की राज्य मंत्री थी वो फंसने वाली थी, क्योंकि वो जो जवाब दे रही थी घुमा फिरा के, उस जवाब के बाद जो पेंशनरों में संदेश जा रहा था और जिस तरीके से उसकी संवेदनशीलता थी विषय की, वो बड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। क्योंकि वो तो जस्टिफाई कर रही थी अपना जो भी एजेंडा था कि हमने 1000 पेंशन कर दी, ये कर दिया, वो महिमा मंडन कर रही थी अपना। तो वित्त मंत्री को बीच में उठना पड़ा और उनको रोकना पड़ा, श्रम राज्य मंत्री को। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उठी, उन्हें पता था कि समस्या क्या है, अगर पता नहीं होती तो वो नहीं उठती। उन्होंने कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये समस्या है, पेंशनर की पेंशन बहुत कम है, 1000 बढ़ा के कोई तीर नहीं मार लिया है सरकार ने। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, और ये बात स्वीकार करना इसलिए भी जरूरी था कि संसदीय कमेटी की भी रिपोर्ट आई थी, जिसने भी पहले भी कह दिया, सब सांसदों ने मिलकर कह दिया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की सदन में कि भैया पेंशनरों की पेंशन का मुद्दे में पेंशनरों की पेंशन बहुत कम है जो ईपीएस 95 की है, और वो किसी भी तरीके से उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी तरीके से उसमें तर्क नहीं किया जा सकता, उसे तो कोतर्की कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने ऑन फ्लोर ये स्वीकार कर लिया कि भाई अब वो जो कुतर्क है उसे देना बंद करेगी, क्योंकि अब तक जो भी सवाल पूछा जाता था तो सरकार यही कह देती थी 1000 बढ़ा दिया। अब सरकार कम से कम ये तो मान रही है कि ये कुतर्क ज्यादा करेगी तो सरकार को पेंशनरों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव भी है, आपको पता ही है। तो सरकार ने थोड़ा सा बैकफुट किया और वित्त मंत्री खड़ी हुई और उन्होंने उसको पेंशनरों के घाव पे जो नमक छिड़क रही थी श्रम राज्य मंत्री 1000 का वो बना के और ये बता के कि हमने पेंशन बड़ी आसान कर दी, अब हमने डिजिटल कर दिया है, आराम से आपका पैसा निकल जाएगा, ये वो सब कर रही थी। तो कम से कम वित्त मंत्री को समझ में आया कि ये डिफेंड करते करते पेंशनरों के घाव पर नमक छिड़क रही है श्रम राज्य मंत्री, इसलिए उन्होंने निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला और कम से कम अपने पक्ष का बचाव किया और अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन गलती स्वीकार करने से क्या होगा, फिर उन्होंने ये भी कहा हम इस पर बात कर रहे हैं, इस पर हम देख रहे हैं कैसे होगा, ईपीएफओ से बात चल रही है। ये कब तक चलेगा भाई? अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन करो। मोदी जी तो एक दिन में आज रात 12 बजे से नोटबंद, मोदी जी तो इतना धुरंधर आदमी है भाई, उनके लिए क्या मुश्किल है, ये छोटा सा काम है। अगर प्रॉब्लम है, वित्त मंत्री स्वीकार कर रही हैं, प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, तो समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बात है। तो एटलीस्ट अब इन्होंने ये तर्क देना बंद कर दिया है कि भाई ये सही है, ये सही है, सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। सरकार ने मान लिया कि इस मामले में चूक हो रही है उनसे, और चूक के बाद इसका समाधान करना जरूरी है। संसदीय कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी समाधान करना जरूरी है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। 2026 की जब हम बात करें तो 2026 के अंदर जो मैं देख रहा था, तो उसके अंदर तो जो कहीं मुझे ड्राफ्ट मिला नहीं, अगर आपको कहीं मिले तो मुझे भेज दीजिए। 2026 के अंदर जो अप्रैल में जो नई 2000 ईपीएस 2026 के जो नए कायदे कानून है वो नहीं मिले, लेकिन कहीं कहीं से रिपोर्टें मैं पढ़ रहा था, तो उन सबसे मोटी बात ये लगी कि इसमें कहीं भी पेंशन बढ़ाने का प्रावधान अब तक मेरी समझ में नहीं आया है कि 2026 में क्या हो रहा है, कि वो अपने अंदर ही कंपैटिबल कर रहे हैं, नए जो लेबर कोड बने हैं उनसे अपना कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं इस योजना की, और ज्यादातर इस पे सरलीकरण पे कि कैसे पीएफ का पैसा मिले, इन्हीं सब चीजों पर ज्यादा ध्यान है उनका। पेंशन वृद्धि पर, फॉर्मूला चेंज पर, इस पर कोई मोटा मोटा ध्यान है नहीं। मोटी बात यह है। दूसरा, और कुछ सुधार होंगे, लेकिन जो पेंशन की बढ़ोतरी वाली बात है वो नहीं मिल रही है कहीं से। हाँ, एक बात जरूर है उसके अंदर कि जो हायर पेंशन है उससे कैसे सरकार पल्ला झाड़े। हायर पेंशन कोर्ट के आदेश की वजह से हायर पेंशन की बात हो रही थी ना, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भाई हायर पेंशन दो, कुछ पैसा ले लो इनसे और इनको हायर पेंशन दो, यानी कि जो 15,000 की जो लिमिट है उससे उसके उसके हिसाब से तो बहुत कम पेंशन बनती है, तो इनको हायर पेंशन दो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, सरकार को करना पड़ रहा था, तो वो इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे अड़ंगे डाले। अब ये नया जो कानून है इसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई ये सरकार कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर है उसको बाईपास कर सके और मतलब अपनी जिम्मे पल्ला झाड़ सके कि हम दे ही ना हायर पेंशन, ऐसा सरकार सोच रही है। और रिपोर्टें आ रही हैं, अभी मुझे ड्राफ्ट नहीं मिला है, लेकिन मोटी मोटी जो खबरें छन छन के आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि सरकार इसे बाईपास कर लेगी और हायर पेंशन के नाम पर भी ठेंगा मिल जाएगा आपको। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन मुझे जो खबरें मिल रही हैं उसमें ऐसा है कि पेंशन बढ़ाने की छोड़ो, हायर पेंशन की जो बात थी उस पर भी पूर्ण विराम लगाने की तैयारी में है सरकार, या फिर कुछ और लाएगी। तो भैया अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, किससे पुकार लगाएं, किससे गुहार लगाएं, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं? और जो ईपीएस 95 मर गई तो ईपीएस 2026 भी कुछ, ये नया बच्चा पैदा हुआ है तो ये भी कुछ हमारे लिए कुछ देने वाला तो है नहीं। मोटी बात मुझे समझ में आ रही कि सरकार डरती तो है पेंशनर से,
लेकिन वो देख रही है कि पेंशनर क्या एक्शन लेता है। पेंशनर कोई रेल तो रोकेगा नहीं, पेंशनर कोई आमरण अनशन तो कर नहीं पाएगा, पेंशन उसको पता है कि कमजोर है, क्या कर पाएगा। वो सिर्फ एक ही बात से डरेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपकी वोट की ताकत से डरेगी। चुनाव भी है 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है। शायद आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है कुछ राज्यों में, और फिर वोटिंग होगी वहां पर। तो 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहां पर वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में आप क्या करोगे ये आपको तय करना है। आप बीजेपी को पसंद करते हो, बीजेपी को वोट देना। आप कांग्रेस को पसंद करते हो, कांग्रेस को वोट दे देना। आप बीएसपी को पसंद करते हो, बीएसपी को वोट दे देना। आप किसी और को, सपा को पसंद करते हो, सपा को वोट दे देना। आप टीडीपी को पसंद करते हो, टीडीपी को दे देना वोट। आप डीएमके को पसंद करते हो, डीएमके को दे देना। आप एआईडीएमके को पसंद करते हो, उसको वोट देना। आप लेफ्ट को पसंद करते हो, उसको वोट दे देना। आप राइट को पसंद करते हो, उसको वोट देना। आप हिंदुओं को पसंद करते हो तो हिंदुओं को वोट दे देना। आप मुसलमानों को पसंद करते हो तो मुसलमानों को वोट दे देना। आप दलितों को पसंद करते हो तो दलितों को वोट देना। आप सवर्णों को पसंद करते हो तो सवर्णों को वोट दे देना। आप ओबीसी को पसंद करते हो तो ओबीसी को वोट दे देना। लेकिन अगर आप पेंशन बढ़ाना चाहते हो तो पेंशन के नाम पर वोट देना। अगर आप दिल से, अगर इन सब मुद्दों से आप प्रभावित होते हो तो दे देना वोट, फिर शिकायत मत करना कि मेरी पेंशन नहीं बढ़ी। अगर आप पेंशन बढ़ाना चाहते हो तो पेंशन के मुद्दे पे आपको वोट करना पड़ेगा। फिर ना आपको पार्टी देखनी पड़ेगी, ना जाति देखनी पड़ेगी, ना धर्म देखना पड़ेगा, ना भाषा देखनी पड़ेगी, ना राज्य देखना पड़ेगा। आपके पूरे देश का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि मुझे पेंशन के नाम पर वोट करना है। और किसको वोट करोगे आप? कौन सुनेगा? किसको सुनाओगे? कोई नहीं सुन रहा, ना पक्ष सुन रहा, ना विपक्ष सुन रहा, ना आगे वाला सुन रहा, ना पीछे वाला सुन रहा, ना छोटी पार्टी सुन रही, ना बड़ी पार्टी सुन रही। अरे एमपीस को तो पता ही नहीं है पेंशन का मुद्दा क्या है। बहुत सारे एमपीस को, मैं सबकी नहीं कह रहा, बहुत सारे एमपीस को पता ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप? और सरकार कह तो रही है अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अरे बुजुर्ग से कह रहे हो, बुजुर्ग को खाना नहीं मिला, घर में खाना नहीं मिला, तो रोटी दी क्यों नहीं तुमने? सबसे पहली जिम्मेदारी, अपने सारे काम रोको, बुजुर्गों को रोटी दे दो। नहीं दे रहे हो तुम, सारे काम कर रहे हो, योजनाएं ला रहे हो। असम में योजना ले आए कि पैसा बांट देंगे, महाराष्ट्र में योजना ले आए पैसा बांट देंगे। महाराष्ट्र में अभी खबर मिली है कि बहुत सारे लोग नकली पेंशन ले रहे थे। लड़कियां लड़का बन गई थी, लड़के लड़कियां बन गए थे। जब उनकी जांच हुई तो अब कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हटा देंगे। भैया लाडली बहना पता नहीं कौन कौन सी योजना लाते हो। बिहार में ले आए लाडली दीदी, पता नहीं क्या दिल्ली में ले आए, सब जगह ला रहे हो, सब जगह बांट रहे हो, पेंशनर को डांट रहे हो। क्यों डांट रहे हो? उनके लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास? इससे इनकी इंटेंशन पता चलती है। और अब ये तुम्हारे सामने आंख मिलाकर, कम से कम इतना तो तुमने पेंशनरों, तुम्हारी बात में दम आया कि अब ये सरकार तुमसे आंख मिलाकर बात नहीं कर रही है, ये नजरें झुकाकर तुमसे अपनी गलती स्वीकार कर रही है। जैसा कि निर्मला सीतारमण की स्पीच सुनोगे ना, उन्होंने मान लिया, संसद के फ्लोर पे मान लिया। अब वो आर्गुमेंट नहीं दे रहे क्या पुरानी सरकारें तो खराब थी, कांग्रेस की सरकार तो खराब थी, नेहरू के राज में क्या हुआ, इंदिरा के राज में क्या हुआ, राजीव गांधी के राज में क्या हुआ, और उसके नरसिम्हा राव के राज में क्या हुआ, मनमोहन के राज में क्या हुआ। अब ये इनका बार बार ये नहीं चलेगा कि इन्होंने, तुमने क्या दिया बीजेपी के 10 साल 15 साल में, तुमने क्या दिया? अब तुमसे सवाल पूछे जाएंगे ना, तुमने कौन सा पेंशनर का बढ़ा कर दिया? 1000 कर दिया तो 1000 में क्या आएगा? ना डाटा आएगा, ना आटा आएगा, 1000 में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अब सवाल इनसे पूछे जाने लगे हैं, इसलिए अब उसको ये लोग डर गए हैं कि अब अगर हम काउंटर करेंगे तो मुंह की खाएंगे। इनका गला पकड़ पकड़ के हर बुजुर्ग आदमी पूछेगा इनके नेताओं से, इनके एमपी से, इनके एमएलए से कि बताओ 1000 रुपए में तुम चलाओगे अपना घर? प्रधानमंत्री के हाथ में 1000 रुपया दे दे, अपना घर चलाएंगे? किसी भी मंत्री के, वित्त मंत्री के हाथ में 1000 रुपया दे दे, अपना घर चलाएंगे? और छोड़ो एक कार्यकर्ता बीजेपी का या कांग्रेस का, उसके हाथ में 1000 रुपया दे दो, वो अपना घर चला लेगा? और जिसने कंट्रीब्यूट किया हो तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब आर पार की लड़ाई लड़नी है आपको मैंने पहले ही बताया कि जिसको चाहे मर्जी वोट दे देना, फिर शिकायत मत करना कि मेरी पेंशन नहीं बढ़ी। और हाँ, अगर पेंशन बढ़वानी है तो एकजुट होकर वही चीज को, वही वोट करना जहां मैंने बताया था। तुमको 3 से 5% तक की वोटिंग बनानी है नोटा की, कम से कम 3 से 5% नोटा को पहुंचा दो राज्यों में। राज्य के चुनाव में अगर 5% से ऊपर नोटा पहुंच गया और क्लियरली आपने जम के वोट कर दिया, तो कम से कम एक चुनाव में कोई सरकार बन जाए, कोई बिगड़ जाए, तुम्हारा किस्मत नहीं बदलने वाली। लेकिन अगर तुमने अपने वोट को एकजुट कर लिया, आप वोट बैंक बन गए तुम, क्योंकि देश वोट बैंक की भाषा समझता है। सब ये पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक की भाषा समझती हैं। अगर इनको वोट बैंक पता लग जाए कि ये फलाना वोट बैंक है, इस चीज के लिए वोट करता है, तो उसी मुद्दे को ये सुलझाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, पेंशनर का कोई वोट बैंक नहीं है।
बन जाओ वोट बैंक, चाहे नोटा पे ही लगा दो, नोटा पे डाल के वोट बैंक बन जाओ। कल को जब हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे तो अपना मुद्दा सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई सेनापति नहीं है, कोई हमारा खेवनहार नहीं है, कोई नेता नहीं है, लेकिन हमारा नेता अभी नोटा है। जब हमारे अपने नेता हो जाएंगे, हम लड़ने के काबिल हो जाएंगे, तो अपने लोगों को वोट करेंगे। आज हमारे पास कोई नेता नहीं है, इसलिए क्या करें, मरता क्या ना करता। तो मरते का सहारा नोटा ही है, दबा दो नोटा को जाके। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो मैं भी पेंशनर के लिए प्रचार कर रहा हूँ। मोदी जी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, मैं पेंशनर के लिए प्रचार कर रहा हूँ। और मैं पेंशनर को कह रहा हूँ कि जाओ नोटा दबा दो, और नोटा दबाकर अपनी असहमति दिखाओ इन सारे मुद्दों पे जो कांग्रेस बीजेपी मिलकर उठा रही है। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, ऐसे डायलॉग बहुत सुने होंगे आपने। लेकिन ये जो मिले हुए हैं आपस में, सब मिले हुए हैं जी। केजरीवाल कहता था, वो भी मिल गया इन्हीं में। क्या करें इनका, कहाँ जाएं, किसके पास रोएं अपना दुखड़ा। और किसी के पास रोने से कुछ नहीं होगा, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा और अपने पीर खुद हरनी पड़ेगी, अपने आंसू खुद पहुंचने पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं, संगठित हो जाओ, एक साथ हो जाओ, और जो मुद्दा आपको ज्यादा हिट करता है उसी पे वोट दो। जाति हिट करती है तो जाति पे दो, धर्म हिट करता है तो धर्म पे दो, और कोई मुद्दा हिट करता है तो उस पे दो। अगर पेंशन हिट कर रही है तुम्हारे जीवन को सबसे ज्यादा, तो जरूर उसके समाधान के लिए वोट करो। इतना ही मेरा संदेश है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।